हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू एहतशाम व्लॉग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सीरीज 2, जिसमें जामिया बीएलएलबी के पेपर एनालाइज को कराएंगे लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के, क्योंकि लीगल रीजनिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जेएमआई बीएलएलबी एंट्रेंस। बिकॉज 40 नंबर जामिया कहता है कि हम 40 नंबर की लीगल रीजनिंग पूछेंगे, लेकिन कभी 30 नंबर, कभी 35 नंबर, कभी 45 नंबर, कभी कुछ तो कभी कुछ। आज हम आप लोगों को आपको एक सेल्फ स्टूडेंट बनाएंगे कि आपको कैसे सेल्फ स्टडी करना है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग की। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कौन से बुक आपको फॉलो करनी है, कौन सा मटेरियल आपको फॉलो करना है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से अपने आप को 6 महीने में अपने आप को एक सेल्फ लेवल बनाना है। ये हमारी जो सीरीज़ आई है, ये सीरीज़ आ रही है, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, 5 सीरीज़ टोटल आएगी। 5 सीरीज़ जामिया बीएलएलबी के एनालिसिस की आएगी। उसमें आप लोगों को पूरा एक लेवल पे कर दिया जाएगा कि पाँचों पोर्शन में आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाएंगे। आज का लीगल में आज जीरो से लेकर इंड तक आप वीडियो को देखना, पूरी की पूरी वीडियो को देखना, स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप किया तो आप एक बच्चे से पीछे हो जाएंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पूरी वीडियो को देखना। अगर आपने पूरी वीडियो देखा और आपको लीगल में कभी रोना ना पड़ेगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल यार मेरा लीगल कहाँ से कवर करूं, मैं तो बहुत वीक हूँ लीगल में, यार मेरी मैगजीन बहुत वीक है, यार मेरा फैक्ट एंड प्रिंसिपल बहुत कमजोर है, यार मेरे टॉट कॉन्ट्रैक्ट एंड वो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कौन सी बुक से पढ़ूँ, कौन सा सोर्सेस फॉलो करो, वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी। तो बने रहे हमारे साथ। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी पेपर एनालिसिस की, जो जीएस का पोर्शन का आ चुका है, जनरल स्टडीज का सीरीज 1 जो आ चुकी है पहला सेट, तो आप अभी जाए डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप अभी जाकर उसे देखें। और देखने के बाद आप इसको देखिए, अभी इसको मत देखिए, पहले उसको देखिए फिर इसको आकर देखिए। तो चलो आओ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एजेंडा ऑफ द सेशन। हमारे सेशन का एजेंडा क्या होगा, हम जो ये सेशन लेने वाले हैं इसमें हम पेपर को एनालाइज कराएंगे 2024 के, और पूरे पेपर को ऐसे इंटायर कराएंगे। फिर उसके बाद एक बार ऑन एनालिसिस कराएंगे 2024 से 2016 तक के पूरे पेपर को, आपको दिखाएंगे कितने क्वेश्चन कहाँ से आए। उसके साथ साथ हम पेपर को आपको सॉल्व करके बताएंगे कि भाई पेपर में किस किस तरीके से कैसे कैसे आए हैं, आपको पेपर सॉल्व करके भी बताया जाएगा। दूसरी बात कि बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट बुक कौन सी है, आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, ये भी बताया जाएगा। इसके साथ साथ टिप टू क्रैक जामिया बीएलएलबी, कैसे जामिया बीएलएलबी को आपको क्रैक करना है, ये भी आपको बताया जाएगा इसमें। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को करने से पहले मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूं कि मैं आपको इस सेशन में, ये आप पूरे सेशन देखेंगे तो इस सेशन में मैं आपको सेल्फ सेल्फ कहते हैं ना कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, सेल्फ स्टडी करने के लिए काबिल बना दूंगा। तो इस सेशन को आप पूरे सेशन को देखिएगा, जरूर देखिएगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एहतेशाम ला का जो 2.0 बैच था, उस 2.0 बैच से जो इससे पहले वाला बैच था, जो हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया, जो हमने पढ़ाया, उस सारे मटेरियल से नियर बाई 18 क्वेश्चन से 18 से 19 क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से आए थे। आपको खुद अंदाजा लगाइएगा कि एहतेशाम लॉ कितना इंपॉर्टेंट है जामिया के बीएलएलबी 2024 में। आप यार कहोगे यार जामिया तो कहता है 40 नंबर पूछूंगा मैं, तो यार इसने तो क्यों पूछता है, ये 33 नंबर इसने पूछा, वो भी 33 नंबर में इसने 12 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछ डाले। उस पॉलिटी के 12 क्वेश्चन में 9 जो स्टैटिक के पोर्शन थे, जो वैसे थे, 3 पॉलिटी के करंट के क्वेश्चन थे। 9 पॉलिटी के क्वेश्चन मतलब स्टैटिक, जो जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। करंट का मतलब ये हो गया कि इसने राज्यसभा का लीडर ऑफ अपोजिशन पूछ दिया, इसने एक क्वेश्चन पूछ दिया इलेक्शन कमीशन का कौन कौन से मेंबर है, इसने एक कमीशन पूछ दिया नेशनल कमीशन ऑफ वोमेन के बारे में पूछ दिया, चेयरपर्सन कौन है, तो इसने 3 क्वेश्चन तो ऐसे पूछ दिया, 9 क्वेश्चन ऐसे पूछा, टोटल 12 क्वेश्चन पूछे इसने पॉलिटी के। अब भाई बात आती है कि फैक्ट एंड प्रिंसिपल के बारे में। फैक्ट एंड प्रिंसिपल के से 4 क्वेश्चन पूछा फैक्ट एंड प्रिंसिपल के। लीगल एप्टीट्यूड के बारे में बात आती है, तो यार लीगल एप्टीट्यूड क्या होता है, लीगल मतलब फॉर एग्जांपल टॉर्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, मतलब इस टाइप से इनमें से कितने क्वेश्चन पूछे इसने, टोटल भाई 7 ही क्वेश्चन पूछे, 7 क्वेश्चन पूछे। उसमें भी बीएनएस को भर दिया, 3-4 क्वेश्चन बीएनएस और उससे पूछ दिए। उसके साथ साथ इतने केस लॉ के 3 क्वेश्चन पूछे, उसमें एक शायरा बानो का केस था, एक इलेक्टोरल बॉन्ड का केस था, और एक और केस था मैरिटल रेप का क्वेश्चन था। अब उसके बाद इसने पूछा लीगल मैगजीन,
लीगल मैगजीन के से 7 क्वेश्चन पूछे। वो 7 क्वेश्चन जो थे ना बहुत ही इजी थे। उसमें से 3 क्वेश्चन टफ थे, 4 क्वेश्चन बहुत इजी थे। इसने परजुरी, इसने कैविटी इंटर के बारे में पूछा। इसने अभी मुझे रिमेम्बर नहीं है, अभी एनालाइज जब पेपर सॉल्व करेंगे आपके सामने फ्रंट पे लेकर आऊंगा ना चीजों को, ये देखो। अब इसमें मैं बताता हूँ कि फैक्ट एंड प्रिंसिपल, ये फैक्ट एंड प्रिंसिपल की अगर बात करते हो तो हमारे एहतेशाम लॉ के 3.2.0 बैच से 3 क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से आया एहतेशाम लॉ से। यहाँ पे इसमें पॉलिटी के टोटल 8 क्वेश्चन हमारे उससे आए एहतेशाम लॉ से। एंड इसके बाद केस लॉ का 1 क्वेश्चन एहतेशाम लॉ की स्टडी मटेरियल से आया। लीगल मैगजीन के टोटल 3 या 4 क्वेश्चन आए एहतेशाम लॉ के मटेरियल से। अगर आप जोड़ोगे ना एहतेशाम लॉ के 2.0 बैच से नियर बाई 18 क्वेश्चन आए थे। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, सीधा सीधा क्वेश्चन जेएमआई बीएलएलबी में एहतेशाम लॉ के 2.2.0 बैच से जो हमने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था, जो हमने कंटेंट दिए थे, वो सारे कंटेंट उठ उठ कर सामने सामने क्वेश्चन आ गए थे। अभी पेपर एनालिसिस कराऊंगा, उस पेपर एनालिसिस में मैं आपको स्क्रीनशॉट भी शो करूंगा जो जो क्वेश्चन सीधे सीधे उठ के आएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट। आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस टॉपिक को कवर करना। पॉलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेएमआई बीएलएलबी। फैक्ट एंड प्रिंसिपल को अलग से कवर करना, लीगल एप्टीट्यूड को अलग से, केस लॉ को अलग से, लीगल मैगजीन को अलग से। ये इतनी चीजें होंगी। अभी मैं पेपर एनालिसिस को बताने के बाद फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या कवर करनी है, कौन सी बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो सारी चीजें बताऊंगा 16 से लेके 2024 तक का। ठीक है, 2014 से लेके 2024, 16 से लेके 24 तक का। यहां पे देखो, आप अगर देखोगे एक बार फिर से, यहां पे देखोगे पॉलिटी के टोटल 12 क्वेश्चन आए 2024 में। 2023 में 13 क्वेश्चन आए। 2022 में टोटल 23 क्वेश्चन है। 2021 में टोटल 23 क्वेश्चन है। 2020 में टोटल 20 क्वेश्चन है। 2019 में टोटल 19 क्वेश्चन है। 18 में 20, 17 में 9 एंड 2016 में 34। उसी के तरीके से फैक्ट एंड प्रिंसिपल को भी देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। हर साल फैक्ट एंड प्रिंसिपल के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 2022 में भाई हद ही कर दी थी। नहीं यार, 2022 में फैक्ट एंड प्रिंसिपल के 10 क्वेश्चन थे। ये गलत हो गया यहाँ पे फैक्ट एंड प्रिंसिपल के 10 क्वेश्चन थे। तो लेकिन फैक्ट एंड प्रिंसिपल 2022 में 10 क्वेश्चन फैक्ट एंड प्रिंसिपल के थे। पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसके बाद और क्वेश्चन ये 37। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि लीगल मैगजीन हर साल आता है 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। 2022 में आया ही नहीं, 2021 में भी 2 क्वेश्चन। उसी के अकॉर्डिंग लीगल एप्टीट्यूड का 10 क्वेश्चन, स्टैटिक लीगल जिसको हम कहते हैं 19 क्वेश्चन 2023 में आया था। उसी के अकॉर्डिंग तो अगर हम टोटल देखें, पॉलिटी इंक्लूड करता है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में, तो टोटल 33, 44, 37, 41, 39 इसी के इर्द गिर्द 40 के इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करता है। तो ये हमारा इस तरीके से हमें अप्रोच करना है अपनी चीजों को। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने पेज पे अपने टेबल पे रख सकते हो कि लीगल एप्टीट्यूड को आपको कैसे फोकस करने हैं। हर साल इतने क्वेश्चन आए हैं। सभी पोर्शन के क्वेश्चन को आपको जब करोगे, फैक्ट एंड प्रिंसिपल करोगे, तो आपको याद होने चाहिए कि हर एक क्वेश्चन कौन कौन से साल किस टाइप के क्वेश्चन है, आपको ये भी याद होना चाहिए। लीगल मैगजीन पूरे याद होने चाहिए। जामिया बीएलएलबी में इस टाइप की लीगल मैगजीन इस साल आए, ये मैगजीन आए, आपको याद होने चाहिए। तभी आपकी प्रिपरेशन बूस्ट होगी। इस तरीके से अप्रोच करोगे। इतने क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आए, आपके दिमाग में चलना चाहिए। भाई पॉलिटी के क्वेश्चन 2024 में ये वाले क्वेश्चन आए थे। अरे भाई 2022 में पॉलिटी की ये क्वेश्चन पूछा था। भाई यार 2016 में भी बात करते हो, पॉलिटी की ये क्वेश्चन पूछा था। मुझे पढ़ना क्या, मुझे पॉलिटी में ये पढ़ना है, तो उस अकॉर्डिंग आपको करना है। अभी एंड में मैं बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा। सबसे पहले उसको आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि एहतेशाम लॉ का एंट्रेंस स्कॉलरशिप एंट्रेंस होने वाला है। 25 नवंबर को हमारा स्कॉलरशिप एंट्रेंस होने वाला है, जिसमें हम 30 बच्चों को फ्री में ऑनलाइन पढ़ाते हैं, 10 बच्चों को हम ऑफलाइन फ्री में पढ़ाते हैं। तो अगर आप भी हमारा एहतेशाम लॉ का एंट्रेंस देना चाहते हैं स्कॉलरशिप का, जो कि हमारा ऑनलाइन मोड भी होने वाला है, ऑफलाइन मोड भी होने वाला है। अगर आप ऑनलाइन हमारा एंट्रेंस देने चाहते हैं 25 नवंबर को 3 PM टू 4:30 PM होगा, ये होगा। और ऑफलाइन भी वही सेम होगा। ऑफलाइन का सेंटर हमारा दिल्ली है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, पटना है एंट्रेंस के लिए। अगर आप यहाँ पे हमारे सेंटर पे आ सकते हो तो यहाँ पे आके हमारे सेंटर पे एंट्रेंस दे दीजिए। तो ये हो गया हमारे एहतेशाम लॉ का बैच। जबकि बैच जो हमारा स्टार्ट होगा वो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो आप सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म को फिल करें, क्योंकि 25 नवंबर ही लास्ट डेट है।
25 नवंबर को हमारा पेपर है। फॉर्म इंट्रेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म आउट है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको रजिस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वहां से डिस्क्रिप्शन से भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं www.ehtishamlaw.com www.ehtishamlaw.com आप जाकर सर्च करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एहतिशाम लॉ के बैच के बारे में, जो कि हमारा बैच 4.5 महीने के लिए स्टार्ट होगा। उस 4.5 महीने में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप किया जाएगा आप लोगों के लिए, जहां से आप लोग एक अपनी जिंदगी का एक पड़ाव में जीरो से स्टेप हीरो बन सकते हो। आपके लिए ही हम 120 बच्चों की टोटल पढ़ाएंगे। ऑनलाइन में 30 बच्चों को फ्री में, ऑफलाइन में 10 बच्चों को फ्री में। देखिए यहाँ पे जो हमारा एडमिट कार्ड एंट्रेंस होने वाला 25 नवंबर को, एडमिशन प्रोसीजर 10 से 20 तारीख के बीच में हो जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा जो एंट्रेंस होगा 5 से 10 तारीख के बीच में, जो कि कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज जो होगी 1 से 5 जनवरी के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। टोटल 4 मंथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। उस 4th मंथ में आप हमारी ऑब्लिगेशन हो जाओगे। हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ हमारे प्लेटफॉर्म से दिया जाएगा आप लोगों को, एक हलवा बनाकर, बिरयानी बनाकर, सब चीजें आपको बस परोसी जाएगी। बस आपको क्या करना है भाई, रटना है, पढ़ना है, समझना है। दिस इज ऑल अबाउट। आपको सर्च नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जिस तरीके से मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे आपको चीजों को दे रहा हूँ उससे कई गुना अच्छा होगा प्लेटफॉर्म। चलो आओ, लेट्स इट स्टार्ट। जामिया बीएलएलबी लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग पेपर सॉल्विंग 2024 का पेपर को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यार कितनी मजा आएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी। उसमें से कुछ क्वेश्चन टफ थे, लेकिन टोटल 33 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी था, जिसको आप आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि कितना इजी क्वेश्चन है। इतना इजी क्वेश्चन है कि सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट क्या है। ये क्वेश्चन क्लैट में भी आया है, ये क्वेश्चन DU LLB में भी आया है, ये क्वेश्चन हर जगह आया है भाई, हर जगह। हमने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस इतना करवाया है। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इज हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता। इस क्वेश्चन को क्विज में भी दिया गया था, इस क्वेश्चन को मॉक में भी लगाया था, ये क्वेश्चन को स्टडी मटेरियल में भी प्रोवाइड किया गया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टडी मटेरियल में जो हमारे पॉलिटी के पार्ट 3 में, आई थिंक दैट पार्ट 3 में, पॉलिटी के पार्ट सेकंड या पॉलिटी के पार्ट सेकंड में, सेकंड या थर्ड में ये क्वेश्चन था हमारी PDF में जो प्रोवाइड किया था। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि दिस इज ये क्लैट के भी है, DU LLB के भी क्वेश्चन है, और ये हमारी स्टडी मटेरियल से भी क्वेश्चन था। डायरेक्ट क्वेश्चन उठकर आ गया। तो ये पॉलिटी के यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक पॉलिटी के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2, विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइन द प्रोविजन इन द रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। और भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी किसे कहते हैं आपको पता है? 352 नेशनल इमरजेंसी होती है, 356 आपकी स्टेट इमरजेंसी होती है। भाई 360 ही तो आंसर है, 360 आंसर ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखो ये भी क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से उठकर आ गया था। देखो आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भी हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन उठकर आया था हमारे स्टडी मटेरियल से। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। And question number 3, which article of the Constitution deal with the vicarious liabilities of the state? Article 300 हमारा जो स्टेट की vicarious liabilities of state के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल 300 इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन हमारा DU में आ चुका है, DU LLB का क्वेश्चन है, DU LLB के PYQ का है। एंड ये क्लैट में भी आ चुका है, आई थिंक क्लैट में भी आ गया, हमारे स्टडी मटेरियल में भी था। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन सू ऑन द नेम ऑफ यूनियन। तो आर्टिकल 300, तो ये भी सेम टू सेम है। आर्टिकल 300 ये उसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्वेश्चन में ये गिवन है। एंड क्वेश्चन नंबर 4, Who is authorized to initiate the process of impeachment of the President of India? कौन authorized होता है प्रेसिडेंट के प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस को? तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा भी कर सकता है, लोकसभा भी कर सकता है एंड राज्यसभा भी कर सकता है। जो चाहे वो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है इम्पीचमेंट की प्रेसिडेंट के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन हमारी स्टडी मटेरियल से आया था, ये भी DU में आ चुका है। ये क्वेश्चन DU LLB का भी है, और आपको AP भतवाज की बुक सॉल्व करोगे उसमें भी मिल जाएगा, ये क्लैट में भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे स्टडी मटेरियल में, एहतिशाम लॉ की स्टडी मटेरियल में PDF पॉलिटी की दी गई थी, उससे सेम टू सेम क्वेश्चन नोट कराया। असर्शन एंड रीजनिंग, ये क्वेश्चन हमारा JMI में भी आ चुका है। JMI के PYQ नहीं, JMI शायद JMI में भी आ चुका है। ये क्लैट का भी क्वेश्चन है,
ये क्लैट में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन क्लैट में भी आ चुका है, जेएमआई में आ चुका है। तो ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो असर्शन सही है। Institutions established by the minorities are not entitled to governmental aid and the government is not under an obligation to give aid। भाई देखो, अगर कोई भी माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन डेवलप की जाती है तो गवर्नमेंट वो उसे एड करने के लिए एंटाइटल होता है। यहाँ पे नॉट लिखा है, तो अजर रीजन इज अ रॉन्ग। तो ए इज अ ट्रू एंड आर, ए इज अ ट्रू बट आर इज फॉल्स। द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से आया था, यहाँ पे देख सकते हो। और ये क्वेश्चन क्लैट में भी था, और ये हमारे स्टडी मटेरियल में हमने स्टूडेंट को दिया था कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का एक पीडीएफ दिया था। उस पीडीएफ में ये क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पहला इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन था? तो भाई बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यार, ये एमयू में भी आ चुका है, 2023 में भी आ चुका है, और ये डीयू एलएलबी में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन डीयू एलएलबी की पीवाईक्यू में भी आ चुका है। तो ये हर जगह आया है भाई। आप लूसेंट की बुक उठाओगे उसमें भी गिवन है भाई, वजाहत हबीबुल्लाह, वजाहत हबीबुल्लाह, वजाहत हबीबुल्लाह। तो ये हो गए हमारे वजाहत हबीबुल्लाह जी। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया कितना है भाई? 552 ही प्रिस्क्राइब किया है। 2 एंग्लो इंडियन को भी हटा दिया गया है अमेंडमेंट के थ्रू। तो अभी भी लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पूछा है, तो 552 इज अ राइट आंसर। तो ये भी हमारे स्टडी मटेरियल में आ चुका है, जो हमने शायद पॉलिटी की पार्ट 4 पीडीएफ दी थी, पार्ट 4 पीडीएफ दी थी, उसमें गिवन है पार्ट 4 या 5 में। तो दिस इज अ राइट आंसर। 552 हमारा जो था ये राइट आंसर है। ये भी हमारे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट। आप जब क्लासेस ली जा रही थी तो उसमें भी बताया गया कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ पे हाई कोर्ट के 214 में हाई कोर्ट के बारे में 214 में बात की कि हाई कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई कोर्ट की एपी भारद्वाज का कोर्ट्स है। यहाँ पे हाई कोर्ट ऑफ ईच स्टेट कहा गया 200 आर्टिकल 214 में। तो दिस इज ऑल अबाउट कौन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का चेयरपर्सन हो सकता है। तो राइट आंसर इज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसी को ही नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट बना सकते हैं। द ऑप्शन इज राइट। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। हु इज द लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ये पॉलिटी के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इजी था यार, हर किसी को पता है। मल्लिकार्जुन खड़गे इज द राइट आंसर। जब आप राज्यसभा के बारे में पढ़ाया भी गया था और बताया भी गया था तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में सर बताए थे। तो राज्यसभा इज द राइट आंसर। तो ये भी अगर आप पॉलिटी की बुक को इसको करोगे तो पॉलिटी की बुक में आपको ये पीवाईक्यू में भी काफी पीवाईक्यू में मिल जाएगा। वो इज द लीडर ऑफ पोजीशन ऑफ राज्यसभा प्रेजेंट, और फर्स्ट बारे में पूछता है, प्रेजेंट के बारे में पूछता है, तो आप यहाँ से इसको कवर कर सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 11, हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन के बारे में जब पढ़ा जाता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल इज नॉट अ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन, और ये तीनों इलेक्शन कमीशन के मेंबर है। ये भी करंट के क्वेश्चन पूछ दिया गया था। करंट के क्वेश्चन जब भी आप पढ़ाया जाता है तो इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ाया जाता है तो जो 2 मेंबर और एक चीफ इलेक्शन कमीशन होता है उनके बारे में बताया जाता है। तो अरुण गोयल इज द राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हु इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन अभी देखो चेंज हो गई है, लेकिन जब क्वेश्चन आया था तो उस टाइम पे रेखा शर्मा थी। अभी कौन है? अभी मेरे ख्याल से विजया 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 किशोर विजया किशोर राहतकर विजया किशोर राहतकर हमारी अभी प्रेजेंट है। प्रेजेंट हमारी विजया किशोर राहतकर है। देखो फर्स्ट के बारे में हमारी जो क्विज कराई गई थी एहतिशाम लॉ के बैच में, जो क्विज कराई गई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो जयंती पटनायक। इससे पहले ये भी क्वेश्चन आ सकता है नेक्स्ट टाइम, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए। तो जयंती पटनायक इज द फर्स्ट। उस टाइम जब ये क्विज भी कराई गई थी तो लोगों को रिकमेंड भी किया गया था, तो आप प्रेजेंट भी देख सकते हो। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वाइड। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज करता है, मैरिज में रिस्ट्रेंट करता है तो वो वाइड होगी। सलमान खान डाइड फ्रॉम कोविड-19 इन्फेक्शन। भैया सलमान खान तो मर गए कोविड-19 की वजह से। उनकी 2 को वीडियो थी, सुल्तान एंड रजिया एंटर इनटू एग्रीमेंट दैट इफ एनी ऑफ देम विल रीमैरी वुड फॉरफीट हर राइट टू हर शेयर इन द डिसीज हस्बैंड प्रॉपर्टी। ये कहा गया कि अगर हम दोनों में से कोई भी शादी कर लेता है, एग्रीमेंट करती हैं,
तो हमें से फॉरफिट कर देगा, मतलब प्रॉपर्टी से वो हाथ धो बैठेगा, उसे कोई प्रॉपर्टी का नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या आ गया कि अगर कोई भी एग्रीमेंट होता है मैरिज करने में किसी पर्सन के बीच में या माइनर को छोड़कर, वो वाइड होगा अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, द एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज इट वाज अ रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तो एग्रीमेंट वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये क्वेश्चन क्लैट का क्वेश्चन आया था, ये क्लैट का क्वेश्चन था, क्लैट 2013 का क्वेश्चन था। कॉन्ट्रा ये कॉन्ट्रैक्ट का ही क्वेश्चन था। तो आप ये हमारे स्टडी मटेरियल में से भी था, एहतशाम लॉ के स्टडी मटेरियल, हमने कॉन्ट्रैक्ट का स्टडी मटेरियल दिया था, उसमें हमने कंपाइल करके चीजों को दिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 69 आप देखिए, एवरी एग्रीमेंट रेस्टोरेंट ऑफ, वो वही है। यहाँ पे कादिर खान डाइड इन द रोड एक्सीडेंट, वहां पे कोविड-19 कर दिया। यहाँ पे सुल्ताना एंड मरजाना, तो मरजाना की जगह यहाँ पे रजिया कर दिया गया। तो दिस इज द सेम ऑप्शन, सेम क्वेश्चन। द एग्रीमेंट इज वाइड, द एग्रीमेंट इज वाइड बिकॉज इट वाज एक्सटेंडेड। ये हमारे स्टडी मटेरियल का जो हमने कॉन्ट्रैक्ट का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड, एक पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट अ टाइम व्हेन ही मेक इट he is capable of understanding it and the forming of a rational judgment as it affect upon his interest। कहा गया कि कोई भी पर्सन है जो साउंड माइंड होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब टाइम पे, और वो कैपेबल होना चाहिए कि चीजों को समझ सके, चीजों को अपनी रैशनल जजमेंट से कि जो इंटरेस्ट मुझे मिलेगा उसको प्रॉफिट वो समझ सके। कहा गया कि मिस्टर एक्स हु इज यूजुअली ऑफ साउंड स्टेट ऑफ माइंड, एक आदमी था एक्स नाम का जो हमेशा साउंड माइंड होता है, कभी कभार साउंड माइंड होता है बट कभी कभार वो अनसाउंड माइंड रहता है। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर गया, मिस्टर वाई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जब वो अनसाउंड स्टेट ऑफ माइंड था। मिस्टर वाई को बाद में पता चलता है कि बाद में पता चलता है फैक्ट के बारे में, तो वो चाहता है कि स्विट करे मिस्टर एक्स के अगेंस्ट। क्या वो स्विट कर सकता है? स्विट कर सकता है मिस्टर एक्स के अगेंस्ट। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, दैट यहाँ कहा गया कि अगर कोई भी पर्सन वो कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो साउंड माइंड होना चाहिए। एक कोई पर्सन अगर अनसाउंड माइंड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर ही नहीं करेगा। अब हम क्वेश्चन को देखते, मिस्टर एक्स कैन नॉट इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज he is of sound mind, is unsound state of mind when he enter into contract। चलो ठीक है, Mr. X enter into contract but the burden of proof other party to prove by unsound state of mind at time of contract। Mr. X enter into contract but the burden is on Mr. X to prove that he was a sound state of mind at a time of contract। तो देखो ऑप्शन ए इज राइट आंसर बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल भाई वो तो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर ही नहीं कर सकता। आगे की बात तो छोड़ दो, वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर ही नहीं कर सकता अगर वो अनसाउंड माइंड हो, यूजुअली हो या अनयूजुअली हो। अनसाउंड है तो वो इंटर ही नहीं कर सकता, बस बात खत्म। ऑप्शन इज राइट आंसर। ये भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन नंबर, ये भी क्लैड का क्वेश्चन था, क्लैड का क्वेश्चन ये भी था। ये भी हमारे स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड किया गया था स्टूडेंट को, जो कि स्टूडेंट सॉल्व किए थे फैक्ट एंड प्रिंसिपल के सारे क्वेश्चन को, तो वो सॉल्व करके इसको कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 15 की, इन अ सिविल एक्शन फॉर डिफॉर्मेशन ट्रूथ एंड डिफॉर्मेटरी मैटर इज एन एब्सोल्यूट डिफेंस, हाउएवर द बर्डन ऑफ प्रूविंग ट्रूथ इज ऑन द डिफेंडेंट एंड ही इज लायबल इफ ही डज नॉट सक्सेसफुली डिस्चार्ज हिज बर्डन। डिस्चार्ज इज बर्डन। कहा गया कि अगर कोई भी सिविल एक्शन में डिफेमेशन, तो डिफेमेटरी कोई भी ऐसा करता है, अगर वो अपने आप को प्रूव ना कर सके ट्रूथ जो उसने पब्लिश किया, तो वो लायबल होगा। D, who was a editor of local weekly, published a series of articles mentioning that T, who was a government servant, issue false certificate, accepted bribe, adopt corrupt and illegal means of to mint money, and he was a mischief monger। एक D, एक एडिटर, वीकली एडिटर का वो होता है, वो पब्लिश करता है एक आर्टिकल। टी, जो एक पर्सन तो उसके नाम पे कहता है कि भाई ये तो ब्रेव करता है, ये फॉल्स सर्टिफिकेट इशू करता है, ये करप्ट और इलीगल मीन से मनी बनाता है, ये मिसचीफ करता है। फिर पी जो था, पी को पता चलता है वो ब्रॉड सिविल एक्शन अगेंस्ट डी, डी के अगेंस्ट एक सिविल एक्शन पर वो कुड नॉट प्रूव द फैक्ट पब्लिश बाय हिम, और जो डी ने फैक्ट को पब्लिश किया तो उसको प्रूव नहीं कर सक पाया। तो क्या वो विच आर द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, इसमें से कौन करेक्ट है? डी वुड बी लायबल सिंस ही कुड नॉट प्रूव द फैक्ट पब्लिश बाय हिम। डी वुड नॉट बी लायबल, ये तो होगा ही नहीं। डी वुड नॉट, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी वुड बी लायबल, डी लायबल होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी हमारे टॉट के क्वेश्चन का था, एहतशाम लॉ का जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया तो उस मटेरियल में सीधा सीधा क्वेश्चन था। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारे स्टडी मटेरियल में सीधा क्वेश्चन था।
Question number 16. Trespass to chattel is an intentional interference with the possession of the personal property, possibly causing injury. There are three elements to it. Lack of consent of interference with the property. The interference with the property must be result in actual harm. The interference must be intentional. So Rajesh left his logbook on his desk इन द ऑफिस. राजेश नाम का एक लड़का होता है जो कि अपनी डेस्क बुक भूल जाता है अपनी ऑफिस में. इस कलीग नरेश नरेश उसका कलीग होता है, देखता है उसकी लॉगबुक को एंड ही वुड टेक इट और उसको ले लेता है और उसमें क्रॉस चेक करता है द रिकॉर्ड इवन तो इट बिलोंग टू राजेश, जबकि वो राजेश की होती है फिर भी वो क्रॉस चेक करता है रिकॉर्ड को. वाइल चेकिंग द रिकॉर्ड, जब वो रिकॉर्ड को चेक करता है, नरेश ने एक्सीडेंटली स्पिट इंक ऑन द लॉगबुक, और जो लॉगबुक में जो नरेश था वो लॉगबुक में इंक को स्पिट करता है एक्सीडेंटली. इट वॉज अ डैमेज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. इट वॉज ओनली द कॉपी ऑफ राजेश. राजेश के पास एक ही कॉपी होती है उस लॉगबुक की और उसमें डैमेज हो जाता है. क्या वो राजेश को स्यू कर सकता है? राजेश में स्यू नरेश फॉर द ट्रेसपास टू chattel as he intentionally interfered with his property without the consent and the cause harm to it. तो इस केस में फिर उसके बाद राजेश में स्यू नरेश फॉर द ट्रेसपास टू chattel, बट नरेश विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल. भाई ये तो होगा ही नहीं, रिस्पॉन्सिबल तो होगा. राजेश में नॉट स्यू ये भी नहीं होगा. राजेश में नॉट स्यू ये भी नहीं होगा. ऑप्शन ए इज राइट आंसर. राजेश स्यू कर सकता है नरेश के लिए ट्रेसपास के लिए, क्योंकि वो इंटेंशनली उसकी प्रॉपर्टी में इंटर करता है बिना उसके कंसेंट के और उसकी प्रॉपर्टी को हार्म कर देता है. जो उसकी लॉगबुक होती है वो एक प्रॉपर्टी ही है. दिस इज ऑल अबाउट अ फैक्ट एंड प्रिंसिपल. इसमें फैक्ट एंड प्रिंसिपल के 4 फैक्ट एंड प्रिंसिपल थे, जिसमें से 3 हमारे स्टडी मटेरियल थे. फैक्ट एंड प्रिंसिपल के 4 क्वेश्चन में से 3 हमारे स्टडी मटेरियल थे. उसके साथ साथ लीगल स्टैटिक के बारे में बात करते हैं, लीगल एप्टीट्यूड के बारे में बात करते हैं. लीगल एप्टीट्यूड में भी टोटल क्वेश्चन थे, उसमें से भी हमारे 3-4 हमारे स्टडी मटेरियल थे. मैगजीन के भी 3 हमारे स्टडी मटेरियल थे. तो मिला जुलाकर 33 में से 18 से 20 क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल थे. दिस इज ऑल अबाउट एहतशाम लॉ के बैच के बारे में जो प्रीवियस ईयर का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया था. तो आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाले टाइम पे हमारे स्कॉलरशिप को टेस्ट दीजिए और आप भी फ्री में पढ़ाई कीजिए. अगर आपका फ्री वाले में नहीं होता, पेड भी हमारे में रहेगा. अगर सीट खाली रहेगी तो आप पेड को ज्वाइन कर लीजिएगा. अगर आप वीडियो बाद में देखते 25 नवंबर के बाद देख रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट करिएगा 8881871182 में. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल गिवन होगी, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं. चलो आओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं 16 के बाद क्या होता है. तो इसका मतलब होता है कि इंटेंशनली मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट इन द कोर्ट. एक कोर्ट में जब कोई फॉल्स स्टेटमेंट कोई पर्सन करता है तो उसको हम पर्जरी कहते हैं. तो ये भी हमारी स्टडी मटेरियल से आया और ये DU LLB में भी आ चुका है, DU LLB में भी आ चुका है, ये क्लैड में भी आ चुका है और जो PYQ में काफी PYQ में आ चुका है. ये AP भतवाज की जब बुक सॉल्व करेंगे वहां से, और ये हमारी स्टडी मटेरियल में भी था. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन है पर्जरी. इफ समवन मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट नोइंग इट टू बी फॉल्स, ही कमिट द ऑफेंस ऑफ पर्जरी. तो दिस इज क्वेश्चन आल्सो कम फ्रॉम आवर स्टडी मटेरियल. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, भाई पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाता है. तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन. डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट लॉ का एसोसिएटेड टॉपिक है. तो यहाँ पे हमारे स्टडी मटेरियल में देख सकते हो लीगल के पार्ट 1 दिया गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज इंसरिन अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है. यहाँ से आप खुद ही क्वेश्चन की पढ़े, जो क्वेश्चन पढ़ा होगा वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट पे मार दिया होगा. क्वेश्चन नंबर 19. इनंडो प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ टॉट ऑफ. इनंडो का ये जो क्रूशियल रोल प्ले करता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई पर्सन होता है, एक होता है लेबल, एक होता है सिलेंडर. उसी के तरीके से उसी के बाद एक आता है इनंडो. तो इसमें क्या होता है कि किसी पर्सन को भिगा कर वाट लगा देना, फॉर एग्जांपल उससे बेइज्जती करना, लेकिन सेकंड पर्सन के फॉर्म में करना. तो ये क्या होता है ना कि डेफामेशन के केस में जाता है. तो ये हमारा डेफामेशन हो गया. तो अ गुड लुकिंग स्टेटमेंट विद अ हिडन डिफामेटरी मीनिंग. भाई मजाक तो ऐसा करेगा जैसे लग रहा है वो मेरी डिफामेशन कर ही नहीं रहा, लेकिन भिगाकर डिफेम कर देता है, बेइज्जत कर देता है. एंड द क्वेश्चन नंबर 20. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मैंडेट फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर द ऑफेंस. ये देखो ये नया क्वेश्चन था, थोड़ा टफ था क्योंकि काफी स्टूडेंट ये पढ़े भी नहीं थे. जो पढ़े होंगे तो उनके लिए था, लेकिन तो ये क्या होता है 7 ईयर का पनिशबल एटलीस्ट 7 ईयर. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये कहा गया है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का जो ऑफेंस होता है वो 7 साल के लिए उसे पनिशबल किया जाएगा. ये एक नोट से मैं आपको नोट दिखाता हूँ. उस नोट में यहाँ पे गिवन है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो BNS में गिवन है 7 साल के लिए. उसके बाद हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023, जो कि एक नया ऑफेंस ऐड किया गया था. काफी नए ऑफेंस ऐड हुए थे, वो
ये भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, ये सारी चीजें पता ही नहीं गई थी स्टूडेंट को, तो उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई। तो ये क्या है, टेररिज्म के बारे में, टेररिज्म को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे देखो टेररिज्म के बारे में भी ऐड किया गया, ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, सेक्सुअल ऑफेंस, सेडिशन, ये सारी चीजें भारतीय न्याय संहिता 2023 में ऐड हुई, नई नई चीजें। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड विल हैव द सेम लीगल इफेक्ट एज अ पेपर रिकॉर्ड एज पर। तो हमारा क्या है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को और सेम लीगल इफेक्ट होता है जैसे कि पेपर रिकॉर्ड पे होता है, एज पर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के गैजेट के, जितने भी होते हैं वो एक पेपर की अकॉर्डिंग होते हैं, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अकॉर्डिंग। सारा ने एक सारा पुट अ पोल अक्रॉस एन एले, एले में एक पोल को कर दिया, पुट कर दिया। ड्यूरिंग द नाइट जैक कम एंड गैलोपिंग ऑन हॉर्स, द हॉर्स स्टम्बल ओवर द पोल एंड जैक वाज थ्रोन अवे, ही सफर फ्रॉम broken arms, what are the consequences of this case? तो सारा इज लायबल, क्योंकि सारा की ही तो नेग्लिजेंस है, उसने एक पोल को कर दिया ले। तो रात में भाई कौन ही देखता है इतना, हॉर्स हॉर्स की राइडिंग करता है, कौन ही इतना देखता है, तो वो स्टम्बल हो गया, तो सारा इस केस में लायबल होगी। जो प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। भाई आपको पता है मोहम्मद अहमद खान, जब आप तैयारी करते हो तो आपको पढ़ाया जाता है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस ये मेंटेनेंस के बारे में है। तो शायरा बानो ट्रिपल तलाक के बारे में, ये हमारे शायरा बानो के, ये जो है ट्रिपल तलाक के बारे में, ये भी हमारे स्टडी मटेरियल का पार्ट था। ये देखो यहाँ पे शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय द सुप्रीम कोर्ट। आरटीए फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इज इंपॉर्टेंट केस रिलेटेड टू, जो आरटीए फाउंडेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था, किसका था, मैरिटल रेप का। आरटीए फाउंडेशन ये भी थोड़ा सा टफ था, क्योंकि काफी स्टूडेंट को पता नहीं था, प्रैक्टिस किए होंगे तो वो। द केस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ये हमारे प्रेजेंट में, ये हमारा प्रेजेंट का केस है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का डिस्प्यूट चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में बार बार, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एंड यूनियन के बारे में, ये हमारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो केसेस है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। एंड द क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं, तो कैविट इम्टर के बारे में बात करते हैं। तो लेट द बायर बी अवेयर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27 था कैविट इम्टर के बारे में। तो ये भी हमारे स्टडी मटेरियल से था, कैविट लेट द परचेसर बी अवेयर, परचेसर लेट द परचेज, जो परचेज करता है या जो बाय करता है वो अवेयर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑल अबाउट। एंड क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डज द लैटिन टर्म प्रो बोनो, लैटिन टर्म प्रो बोनो का मतलब क्या होता है? तो लैटिन टर्म प्रो बोनो का मतलब होता है फॉर द पब्लिक गुड, फॉर द पब्लिक। ये भी हमारे पीवाईक्यू में आ चुका, प्रो बोनो पब्लिको का मतलब क्या होता है? तो फॉर द कंट्रीज गुड। तो पब्लिको, यहाँ पे वर्ड पब्लिको लगा, पब्लिको से आप ये मत समझो फॉर द कंट्री गुड, फॉर द पब्लिक गुड, वो दोनों सेम ही होते हैं। अगर जो भी इसको किया होगा तो वो कर लिया होगा। पेंडेंटी लाइट का मतलब क्या होता है? पेंडेंटी लाइट का मतलब होता है वाइल द केस इज पेंडिंग, जब कोई केस पेंडिंग होता है या कोई स्वीट की पेंडिंग होती है उसे पेंडेंटी लाइट कहते हैं। ये भी हमारे स्टडी मटेरियल में था, लीगल मैगजीन का मटेरियल प्रोवाइड किया गया था, उस मटेरियल में था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लिस्पेंडेंस और पेंडेंटी लाइट दोनों सेम होती है, बस ग्रामेटिकली डिफरेंट है। ये सारा का सारा सेम ही क्वेश्चन होते हैं। ये क्लैट 2016 में भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक वो देख लिया, आर्टिकल देख लीजिए, लिस्ट पेंडेंस एंड पेंडेंटी लाइट आर डिफरेंट ग्रामेटिकल एप्लीकेशन ऑफ द टर्म एम्ब्रेसिंग द सेम आइडियाज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द लीगल डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्पोंडेंट सुपीरियर? रिस्पोंडेंट सुपीरियर के टॉर्ट में होता है, हम पढ़ते हैं वैकारियस टॉर्टियस लायबिलिटीज में। तो ये कहाँ गया टॉर्टियस लायबिलिटीज? यहाँ पे हमारे एम्प्लॉय इज लायबल फॉर द टॉर्टियस एक्ट ऑफ देयर एम्प्लॉयज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। हमारा रिस्पोंडेंट सुपीरियर को होता है टॉर्टियस एम्प्लॉय इज लायबल फॉर द tortious act their employees। तो ऑप्शन 31 का व्हाट इज अ कॉज लिस्ट? कॉज लिस्ट क्या होती है? कॉज लिस्ट का मतलब होता है अ लिस्ट ऑफ मैटर टू बी हियर्ड बाय द कोर्ट ऑन एनी डे। कॉज लिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी लिस्ट मैटर होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी दिन हियर कर देता है। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिम नीमो जुडेक्स इन सुआ कॉज? ये बहुत ही फेमस है, ये काफी आज शायद मॉक वॉक में भी कराई गई है। नो पर्सन कैन बी जज इन हिज ओन केस, कोई भी पर्सन अपने ही केस में अपने आप को जज नहीं करेगा। दिस मैक्सिम वेरी स्पेशल मैक्सिम, नीमो जुडेक्स इन सुआ कॉज, नो पर्सन कैन बी जज इन हिज ओन केस। टेस्टेटर का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु मेक अ विल, कोई पर्सन जो होता है विल को करता है। ये लीगल वर्ड होते हैं, ये भी वर्तमान में पढ़ोगे, ये क्लैट में भी आ चुका है, ये डीओ में भी आ चुका है, पीवाईक्यू में आप देखोगे। टेस्टेटर का मतलब होता है ये टेस्टेटर, पर्सन हु मेक अ विल। दिस इज ऑल अबाउट। आपने देखा क्वेश्चन नंबर
आपने देखा टफनेस 4 से 5 क्वेश्चन जो टफ थे वो टफ थे और काफी सारे क्वेश्चन इजी थे। ये हमारे हो गए पेपर एनालिसिस के वीडियो। टोटल 33 क्वेश्चन आए थे जामिया बीएलएलबी में लीगल के। उसके बाद चलो अब हम उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे सिलेबस के बारे में, बुक के बारे में। तो देखो आपके सामने 2 बुक है, इन 2 बुक को आपको यूज करना है। ये लूसेंट की बुक का काम क्या है, लूसेंट की बुक में जितने भी पॉलिटी के पूरे पोर्शन आपको इस लूसेंट की बुक से कवर करने हैं। आपको पॉलिटी जो आपने खुद से पढ़ाई करनी है, ये पॉलिटी पूरी आपको इस लूसेंट की बुक से पढ़ना। अगर आपने पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, आपने इस पॉलिटी की बुक को सिर्फ इसी बुक को कर लिया, उसके बाद आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। दो को ये हो गया पॉलिटी की बुक से, पॉलिटी को कवर करना आपको लूसेंट की बुक से और कहीं से नहीं कवर करना। उसके साथ साथ आपको ये बुक आपके लिए एपी भारद्वाज की बुक है। टॉट आपको यहां से कवर करना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट यहां से कवर करना है, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट करना है, टॉट करना है और क्राइम करना है आपको यहां से। तो इन तीनों चीजों को करना और साथ साथ में पॉलिटी भी यहाँ पे गिवन होगी, थोड़ी मोड़ी पॉलिटी की भी कवर करना है इस बुक से आपको। ये दोनों बुक आपको लीगल के लिए करना है। उसके साथ साथ इसी बुक से आपको मैगजीन भी करना है, इसी बुक में आपको मैगजीन करना है। इसी बुक से आपको फैक्ट एंड प्रिंसिपल भी करना है, फैक्ट एंड प्रिंसिपल भी पूरे करने हैं। लीगल एप्टीट्यूड की भी क्वेश्चन सॉल्व करने, ये सारी की सारी ये दोनों बुक आपके लिए बेस्ट है। यही दोनों बुक को आपको खरीदोगे। और आगे चलो आओ हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्या होगा। तो हमारा सिलेबस पॉलिटी जैसे हमने बताया था, पॉलिटी आपको लूसेंट से करना है और एपी भारद्वाज से करना है। फैक्ट एंड प्रिंसिपल आपको एपी भारद्वाज से सॉल्व करने हैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। टॉड भी आप एपी भारद्वाज से करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट भी, क्राइम भी, मिसलेनियस भी आप एपी भारद्वाज की बुक से कवर करेंगे। बहुत ही कम कम बेसिक होती है, आप इन सारी चीजों से करेंगे। एक बार मैं बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है। केस लॉ भी आप ज्यादा, केस लॉ भी एपी भारद्वाज में गिवन है। और उसके साथ साथ आप रिसेंट का कर लोगे, रिसेंट की केस लॉ, जो रिसेंट की चीजें होती है, रिसेंट के केस लॉ होते हैं, वो आप जो करंट अफेयर्स के जितने होंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर लोगे केस लॉ में। लीगल मैगजीन को आपको कवर करना है, एपी भारद्वाज की बुक से लीगल मैगजीन को कवर करना है। अब देखो, जब आपको लीगल मैक्सिम कवर कर लोगे, ज्यादा आप प्रैक्टिस करने की बात आएगी। ये सारी चीजें जब आप पढ़ लोगे थ्योरेटिकल, आप 1 महीने के अंदर, 1 मंथ के अंदर पूरा सब कवर कर लोगे। 1 मंथ में अगर कवर करना चाहते हो सिर्फ 1 महीने में कवर कर लोगे। उसके बाद जब बात आती है प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस को कहां से करना है आपको, रुको मैं चेंज कर ले रहा हूं पेन। आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्लैट का पीवाईक्यू, एलेट का पीवाईक्यू, डीयू एलएलबी का पीवाईक्यू, उसके साथ साथ जेएमआई बीएलएलबी का, एएमयू का, इन सभी क्वेश्चन से आपने एक बार अगर सॉल्व कर लिया तो उसके बाद आपकी पॉलिटी खत्म, क्लियर। एपी भारद्वाज फैक्ट एंड प्रिंसिपल, क्लैट, एलेट और डीयू का आपने सॉल्व कर लिया, आपका खत्म। फैक्ट एंड प्रिंसिपल एक भी क्वेश्चन कहीं और से नहीं जाएंगे। टॉट के लिए आपने पढ़ लिया, टॉट, कॉन्ट्रैक्ट, क्राइम, मिसलेनियस पढ़ लिया। इसके साथ साथ वही क्लैट, वही डीयू, वही जेएमआई, वही एएमयू, वही एलेट कि आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आपका क्लियर हो गया। उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे केस लॉ के बारे में बात हो गया, बुक से कर लिया। उसके साथ साथ आपने क्या कर लिया, करंट का कर लिया केस लॉ। लीगल मैगजीन आप ज्यादा से ज्यादा एपी भारद्वाज में पूरी लीगल मैगजीन, लीगल वर्ड को याद कर लो, उसके साथ साथ पीवाईक्यू को कर लो, हो गया आपका काम। ये हो गया, इट्स ऑल अबाउट आपका सिलेबस। अगर आपने इतनी चीजों को फॉलो कर लिया, अपना खुद का सिलेबस बनाओ, ये मैं आपको बता दिया हूं। अपना खुद का सिलेबस बनाओ, कौन सी टॉपिक आपको कवर करनी है, कहां से कवर करनी है, कैसे करनी है, दिस इज ऑल अबाउट। आपको इस वे में लेके जाना अपने आप को कि भाई मैं ही काबिल हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही इंडिपेंडेंट हूं। किसी कोचिंग में जाने के लिए मत तड़पना। देखो फॉर एग्जांपल आपका हमारी कोचिंग में जैसे हम लोग सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आप पेपर के लिए आपको पेपर चाहिए, हमारे वेबसाइट पे पेपर मिल जाएगा, जेएमआई का, एएमयू का, डीयू का, सारे पेपर हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे सारे लिंक गिवन होंगे, सारी वेबसाइट पे आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे। तो आप वहां से कर सकते हो, वो चीजें वहां से आप कवर कर लीजिए। उसके साथ साथ जो भी बचेगा हम प्रोवाइड कर देंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जो भी बच्चों का हमारी कोचिंग में एडमिशन हो जाएगा, जो 1 दिसंबर से 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट होने वाली है, हम क्या करेंगे, सारे मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, बना बनाया सर। एक चीज बस आपको पढ़ना होगा, बस आपको याद करना होगा, सब कुछ वहीं से बनेगा। तो आप मेहनत करो, बाद में एंट्रेंस दे दो, हमारा निकाल लो, बाद में फ्री में पढ़ाई करना, साथ में हमारे ज्वाइन रहना, गाइडेंस रहेगी, सब कुछ रहेगा, क्विज कराई जाएगी, मॉक कराया जाएगा, सेक्शनल टेस्ट कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ यहीं से प्रोवाइड किया जाएगा। क्यों ही इतना क्यों डरे कि जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा, तो तजुर्बा तो नया होगा। तो एक बार करो, चीजों का एक्सपीरियंस करो। अब देखो टिप टू क्रैक जामिया बीएलएलबी 2024,
हमें तो टिप दे दिया। अभी हमें क्या बात करनी है, किस चीज की बात करनी है? लीगल की बात कर रहे हैं हम, लीगल की बात कर रहे हैं। भाई देखो, प्लान बनाओ, लीगल का पूरा प्लान बनाओ, प्रिपेयर करो और प्रैक्टिस करो। ये दोनों फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले अपने अंदर भर लो। लीगल के लिए प्लान बनाओ, एक ढांचा बनाओ, सिलेबस बनाओ। भाई टॉट में मैं ये पढ़ूंगा, कॉन्ट्रैक्ट में मैं ये पढ़ूंगा। पीवाईक्यू को एनालाइज करो, फैक्ट एंड प्रिंसिपल के पूरे क्वेश्चन जीएमआई के पूरे निकाल कर रख लो। भाई 2024 में इतने फैक्ट आए, 2021 में इतने आए, 2010 में इतने आए, 2016 में इतने आए, 2018 में इतने आए, सारों को रख लो, याद कर लो। भाई 2017 में फैक्ट एंड प्रिंसिपल का ये क्वेश्चन आया था, इस टाइप का बन सकता है। 2024 में ये क्वेश्चन आया था, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या पता जीरो क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से आपको एडवांस होना पड़ेगा, इस तरीके से आपको लेवल में लाना पड़ेगा अपने आप को। ये नहीं कि भाई मैं बता दिया तो मेरी बातों को मान लो। खुद का सिलेबस बनाओ, खुद का टाइम टेबल बनाओ, खुद का शेड्यूल बनाओ, खुद की बुक लो। बुक तो भाई वही है, चीजें भाई ये आपके सामने प्रेजेंट कर दी हो, वहीं से बनते हैं, वहीं से होता है। कुछ एक्स्ट्रा हो गया हम आपको दे देंगे, जब आप हमारी कोचिंग में आओगे हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नहीं होगा हम यूट्यूब पे कुछ ना कुछ गाइड कर देंगे आपको। तो आप अपने से चलो ना, मंजिल तक चलो ना, कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अनदर, जस्ट कंपेयर योर टुडे विद योर यस्टरडे। अपने आज को अपने कल से कंपेयर करो। अगर देखो कि कोई अचीवमेंट, इंक्रीमेंट है, तो दैट्स योर अचीवमेंट, आपका अचीवमेंट हुआ। तो क्यों ही करें यार। आप समझो कि आप ही तुर्रम खा हो, आप समझो कि मैं ही सब कुछ हूं, मेरे से सारे नीचे हैं। जामिया बीएलएलबी में मैं टॉप करूंगा, मेरे से सारे नीचे हैं। अंदर आग लाओ, अंदर चाहत लाओ। जामिया क्यों आना चाहते हो भाई? जामिया से प्यार क्यों है? जामिया में मुझे सिलेक्शन क्यों चाहिए? अंदर की डिजायर को देखो, अंदर की आग को देखो। जहां आग आई आप, ये भाई लीगल विगल कुछ नहीं है, सारे 1 महीने के खेल हैं। सबको आप 1 महीने में, मैं कसम से कहता हूं, 1 महीने के अंदर सब कुछ कवर कर लोगे। बस अंदर आग रहेगी, मेंटेन, कंटिन्यूटी मेंटेन करके सब कुछ क्लियर कर लोगे। तो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएट स्टडी शेड्यूल। अपना स्टडी शेड्यूल बनाओ लीगल के लिए। 3 घंटे मुझे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है? एक दिन मुझे फैक्ट पढ़ना है, एक दिन मुझे फैक्ट एंड प्रिंसिपल पढ़ना है, एक दिन मुझे फैक्ट एंड प्रिंसिपल को कवर करना है, तो किसी दिन मुझे टॉट पढ़ना है, तो किसी दिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, तो किसी दिन मुझे क्राइम पढ़ना है, तो किसी दिन मुझे मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अपना ऐसे बनाओ टाइम टेबल। दिस इज प्रैक्टिस पास्ट पेपर। पूरे पास्ट पेपर के क्लैट, एलेट, डीयू सारे पेपर को सॉल्व करो। उसके बाद अपना टाइम मैनेजमेंट बनाओ। उसके साथ अपना क्या करो कि रिवीजन करो। देख ले भाई 100% ये बहुत, ये इसको रिवीजन करते रहो। सीख हेल्प, मेंटर से हेल्प लो। हम है भाई 888187 182 पे, 881087 182 पे मैसेज करो या कॉल करो, आपके लिए अवेलेबल है, प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी को लीगल में अभी भी परेशानी है, अभी भी तकलीफ है, पीड़ा में है, दुख में है, दर्द में है, तो भाई कांटेक्ट करो इस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे 888187 182। आपको फुल गाइडेंस दी जाएगी, आपको फुल हेल्प किया जाएगा। आपको कैसे क्या करना, आपको सारी चीजें। अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, एहतेशाम लॉ का फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, हमारे ट्यूटर से पढ़ना चाहते हैं, हमारे फ्री बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जल्दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करें। स्कॉलरशिप का टेस्ट जो 25 नवंबर को होने वाला है, हमारा बैचेस 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री वाले में नहीं हो पाएंगे, जो पेड हमारा ज्वाइन करना चाहेंगे, वो पेड भी ज्वाइन कर सकते हैं। 25 नवंबर के बाद भी जो वीडियो हमारी देख रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट करिएगा। सीट खाली रहेगी तो आपको जरूर ज्वाइन किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से मैं अलविदा मांगता हूं। अब मिलते हैं तीसरी वीडियो में, जो कि आने वाली है, कि मैथ एंड रीजनिंग की आएगी। हाँ भाई, मैथ एंड रीजनिंग की इसके बाद आएगी। चलो गुड बाय, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।